सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डायरेक्टर ऑफ द रैंकर्स लीग प्रोफेसर वीके झा। वो सब स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे और स्टूडेंट्स जो भी कुछ उनसे पूछना चाहते हैं 1 by 1 हाथ उठा सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र सूरज, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए अभिभावक और विद्यार्थी, और अन्य गण्यमान अतिथि, मैं सबका यहाँ आज इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही क्षमा चाहता हूँ कि बहुत विलंब हो गया कार्यक्रम के शेड्यूल में। जनरली शैक्षणिक कार्यक्रम इतने देरी से नहीं होते हैं, किंतु मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी, इनका समय बहुत कीमती है और मंत्रियों के समय में इस किस्म की दिक्कतें होती हैं। तमाम अभिभावकों का, अतिथियों का मैं यहाँ हार्दिक दिल से, हार्दिक तरीके से क्षमा याचना करता हूँ। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि रैंकर्स लीग कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ रैंकर्स लीग एक सपना है जो कुछ अध्यापकों ने देखा। कोचिंग क्या है, कोचिंग की व्यवस्था क्या है, सामाजिक सरोकार क्या है, कोचिंग का कर्तव्य क्या है, इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा कि रैंकर्स लीग क्या ये कोचिंग संस्थान है जहाँ आप आइए, आके अपना कोचिंग की व्यवस्था देखिए, अपना कोचिंग लीजिए, समझ में आए ठीक नहीं आए चले जाइए जो है, या ये एक मिशन है। मैं अपने इस मिशन का आप सबसे बांटना चाहता हूँ कि इस मिशन में हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आज 2 बरस हो गए इस शहर में मुझे इस कार्यक्रम के साथ संघर्ष करते हुए। क्या ये संघर्ष मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जनरली कोचिंग क्या होती है। सामान्य तौर पे कोचिंग समाज की वो ज़रूरत है या एकेडमिक सिस्टम की वो ज़रूरत है जिसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है, पर ये इसकी ज़रूरत है, मजबूरी है। इसीलिए जितना बड़ा एकेडमिक सिस्टम IIT का है उससे 200 गुना ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम इस कोचिंग का है। कोचिंग के इस सिस्टम में ये तो तय है कि जिस परीक्षा में 13 लाख, 13.5 लाख बच्चा बैठता है और 10,000 बच्चा सेलेक्ट होता है, तो परिणाम परीक्षा देने से पहले ही तय है कि इसमें सफलता का जो दर होगा वो 7% से 8% तक है, उससे अलग नहीं होगा। यानी ये तय है कि 93% बच्चे या 95% बच्चे जो इस तैयारी की जद्दोजहद में 2 साल 3 साल लगे हुए हैं, ये अपनी मंजिल को, जिसे IIT समझ रहे नहीं जाएंगे जो है। इसीलिए कभी भी यहाँ रिजल्ट को इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि रिजल्ट किन विषयों पे डिपेंड करता है, परिणाम कैसे आते हैं, शिक्षण व्यवस्था में किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ तो तय है कि 7% बच्चा, कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ अगर बढ़ा सकता है तो अपना शेयर उस 7% में। ये मैं किसी हिसार की, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जितने भी बड़े से छोटे इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड हैं, जितने भी टीचर्स इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली इस काम में संलग्न हैं, इस सारे अध्यापकों का मिल मिला के जो है 7% सफलता का परिणाम होगा।
तो जद्दोजहद इस बात की है कि 7% में से किसी अमुक इंस्टीट्यूट को कितना मिलेगा, और उस इंस्टीट्यूट के क्रेडेंशियल्स के लिए ये रिजल्ट इतना छोटा है कि इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, ये ग्लैमर हो जाता है। ये रिजल्ट एक ग्लैमर हो जाता है और व्यवस्था हो जाती है कि जो बच्चा पढ़ने आया है, वो स्टूडेंट जिसे गाइडेंस की जरूरत है, तो जो बच्चा जिसे गाइडेंस की जरूरत है, जिसे अध्यापन की जरूरत है, अध्यापक के मार्गदर्शन की जरूरत है, इस पूरे प्रोसेस में अध्यापक सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस की लैंग्वेज में से कहते हैं, दुकानदार हो जाता है, और वो विद्यार्थी जिसे सर्विस की जरूरत है वो कस्टमर हो जाता है। कस्टमर इज गॉड। बिजनेस की लैंग्वेज में अच्छा लगता है, तो मैं अध्यापक की तरह इस बात को मैंने अपने मन के तहत तहों में कभी इस बात को माना ही नहीं कि विद्यार्थी कस्टमर हो सकता है और अध्यापक को बिजनेसमैन हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्था जो कोचिंग की है, इसमें जद्दोजहद सारी की सारी लग जाती है इस बात को लेके कि कैसे इस बच्चे के सेटिस्फेक्शन को देखा जाएगा कि हाउ दैट चाइल्ड विल बी सेटिस्फाइड, not how he will perform, what the type of thing is required, what are the requirements on the basis of which the child will get success in his examination. बुनियादी तौर पर अगर बांटना चाहें तो इस बात को मैं कहूँगा कि ये सिर्फ कोचिंग नहीं, पूरी शिक्षण व्यवस्था पढ़ाने में विश्वास करती है, सिखाने में विश्वास नहीं करती है। यहाँ सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, कितना सीखा है, कितना सीखेगा, न तो इसका इवैल्यूएशन प्रॉपर है और ना इसकी व्यवस्था प्रॉपर है। बुनियादी तौर पे रैंकर्स लीग में अगर कोई डिफरेंस है हरियाणा की सुपर 20 कार्यक्रम में, तो इस बात का डिफरेंस है कि जब मैं अपने प्रोफेशनल करियर की हाइट पे था, जिस वर्ष मैंने देखा कि मेरे एक बैच से टॉप 10 में 5 बच्चे इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 and 5 students in top 10 were selected। वो ऐसा दौर था जब मैं अपने इस करियर के, इस अध्यापन के, कोचिंग के अध्यापन के करियर के शीर्ष पे था और वहाँ और ऊंचाइयों को प्रोफेशनली देख सकता था। एकेडमिकली तो इस ऊंचाई को दोबारा देखना मेरा सौभाग्य होगा। वैसी परिस्थिति में हम अध्यापकों ने, जो सब मेरे साथ सहयोगी हैं, क्योंकि ये सपना कोई अकेला आदमी नहीं देख सकता, एटलीस्ट 3 अध्यापक जो विषय वस्तु को पढ़ाते हैं और उस कैपेबिलिटी के हैं, वैसे लोग जब तक मिल के सपना नहीं देखें संभव नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे उन मित्रों का, कुलवीर सिंह जी का, प्रोफेसर चावला का, जिन लोगों ने सपना एक साथ देखा कि ये रिजल्ट नारायणा का था, सेंट्रल ऑफिस कैंपस हैदराबाद का था। नारायणा अकेले आंध्र प्रदेश में 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाता है और पूरे देश में लगभग जो है वो 1.25 से 2 लाख बच्चों को पढ़ाता है। 2 लाख में से सुपर फिल्टर्ड ये बच्चे जो सेंट्रल ऑफिस कैंपस के बैच में 30 बच्चों की संख्या में होते हैं, मुझे और मेरी टीम को ये अनुभव है कि 30 में से 30 कैसे क्वालिफाई होते हैं। मैं 2008 के बाद से ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट देख रहा हूँ, पर मैं मानता हूँ कि वो बच्चा जो स्क्रूटनाइज होकर इस पूरे प्रोसेस में आया था, वो अपने इंटरनल एग्जाम में 1.5-2 लाख बच्चों के बीच छट के आया था। उस बच्चे का एक्यूमेन बहुत ही रिफाइंड था और वो ढूंढते हुए आया था कि अध्यापक और अध्यापन की जरूरत क्या होती है, और हम पे प्रेशर था इसे पॉलिश करके इसकी सफलता तक पहुंचाना। और सफलता का मतलब IIT में एडमिशन नहीं था। सेंट्रल ऑफिस कैंपस के चपरासी से अगर आप मिलेंगे ना, तो वो भी जानता है कि बच्चे सेलेक्ट तो होंगे, चाहे वो रूटीन मीटिंग हो, चाहे वहाँ की जैसी बातें हों। वहाँ पूछा जाता था कितने बच्चे आपके इसमें से 2 रैंक में 2 डिजिट में आएंगे और कितने 1 डिजिट में आएंगे।
तो हमारी इस पूरी टीम को अनुभव इस बात का है कि कितने लोग 2 डिजिट में आएंगे और कितने लोग 1 डिजिट में आएंगे। बड़ा सुनहरा था उस सपना जब वो रिजल्ट आया उस दिन 2010 में, जब एक ही बैच से 30 में से 28 बच्चे सेलेक्ट हो गए और उसमें से टॉप 10 में 5 बच्चे थे। तो बच्चे इशार आते रहे हैं अलग अलग समय पर, अभी भी सुपर 20 के बच्चों को गाइड करने के लिए आते रहते हैं। तो उस रिजल्ट को देखने के बाद हमें लगा कि क्या सिर्फ इंटेलिजेंट या आईक्यू से स्ट्रॉन्ग जो स्टूडेंट है वही इस गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, या अध्यापन का भी इसमें कोई रोल है। और मुझे लगा, मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप आईआईटी की साइट पे जाएंगे, जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली हैं, तो आप देखेंगे कि 2006 के बाद जब आईआईटी ने नए पैटर्न को लिया और इस नए पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल बातें थी कि बच्चा कैसे तैयारी करेगा, कोचिंग कैसे कम होगी, कोचिंग का दबाव बहुत है। तो 2006 से पहले आईआईटी का जो मॉड्यूल था उसमें एग्जाम में सिलेबस से बाहर, सिलेबस से मिलती जुलती चीजें पूछी जाती थी, जिसने कोचिंग के मटेरियल को डेवलप होने में और कोचिंग के, अभी भी कभी आपने सुना होगा यूजुअली कि अगर कोई विशेष तैयारी है तो नोट्स मिल जाएंगे क्या। तो नोट्स की इंपॉर्टेंस इसलिए थी, जो पाठ्य पुस्तक, जो भी आपका जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, जो भी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में से बाहर के सिलेबस से जो है वो एग्जाम आता था। देयर वाज एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्ट्स। पर 2006 के बाद ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी रसायन पढ़ता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ता है, इट इज एन एंडलेस एक्सरसाइज। हाउ ए 17 ईयर 18 ईयर चाइल्ड कैन बी पुट ऑन द प्रेशर कि you should be expert of chemistry. It is not possible, and it is a flaw in the system. It is a flaw in the system which is responsible for the growth of coaching. और इस बात को ध्यान में रखते हुए चेंज हुआ आईआईटी बोर्ड में, और आईआईटी बोर्ड में चेंज हुआ कि सिलेबस एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। और मैं अध्यापक होने के नाते अपने 2006 के बाद के अनुभव से आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 75% पेपर में आईआईटी का अंडरलाइन कर सकता हूँ ईयर बाई ईयर। साल दर साल मैं बता सकता हूँ कि आईआईटी का जो पेपर आता है केमिस्ट्री का, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री का लगभग 75% पेपर जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट से है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में ही है। हो सकता है कहीं टेबल रीडिंग हो सकता है कहीं एक्टिविटी हो जिस पर नॉर्मल से ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। तो उसके बाद ये दबाव तो कम हो गया कि बाहर झांकना। फिर भी आया इतनी डिफिकल्ट है कंपटीशन, तो बनी। डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी ये है कि शिक्षण का जो मेथोडोलॉजी, जो सीखने का जो तरीका है, सिखाने का जो तरीका है, पढ़ाया जाता है और गिने प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम की गेस होती है। आईआईटी इज डिफिकल्ट बिकॉज़ देयर इज नो गेस इन आईआईटी। सभा का ध्यान चाहता हूँ, अगर लगता है कि कुछ अन्यथा बातें कर रहा हूँ मुझे म्यूट कर दें। ठीक है, पर मैं अध्यापक हूँ, मैं प्रेजेंटर की तरह प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। ध्यान आप लोग मुझे मेरे साथ नहीं लगाएंगे कि मैं आपके साथ ध्यान नहीं लगाऊंगा। क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। सदन का फिर ध्यान चाहूँगा। मैं इस बात पे था कि अध्यापन की प्रोसेस में दिक्कत कहाँ है कि हम डिलीवर करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के नाम पे एक बच्चा मुझे देखने आएगा कि मैं डेमो करूँगा, तो ऑब्वियस उस बच्चे का मानस पटल तो बच्चे जैसा ही है। वो अपने दूसरी चीज़ों को जिसको कि रिमेंबर नहीं कर पाता है, उस कंफर्ट को देखता है। वो देखता है कि ये चीज़ें कितनी आसानी से समझ में आ रही हैं। पर मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ इतनी सूक्ष्म है, जो तमाम उम्र पढ़ने के बावजूद अगर महसूस करने की बात आए, तो अगर आप अपने ज्ञान की आंख से महसूस करेंगे तो महसूस कर पाएंगे जैसे लोग ईश्वर को महसूस करते हैं। अदरवाइज आप उसको अपने चारों तरफ कहीं नहीं देख पाएंगे। मैं रसायन पढ़ाता हूँ, रसायन का खेल ऐसी जगह से शुरू होता है जहाँ कुछ नहीं दिखता है। यानी जिस विषय में बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ वो विषय उसके जीवन में कहीं उसको दिखाई नहीं देता है। और ऐसा विषय पढ़ाते हुए अगर वो उस सब्जेक्ट से जुड़ेगा नहीं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेगा नहीं, अगर जो इतना अदृश्य है, जो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी? स्टेप बाय स्टेप हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी में उतरना होगा।
और उस कॉम्प्लेक्सिटी का एक दबाव होगा जो शिक्षण में होता है। इसीलिए विद्यार्थी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के जो है किसी भी किस्म की ये शिक्षा दीक्षा कंप्लीट नहीं होती। आज के इस तरीके में जैसा हो गया कि बच्चों को बता दिया जाए, नोट्स दे दिए जाए, गेस्ट आईआईटी के लिए कोई गेस्ट नहीं है। सिलेबस लिमिट हो गया है आईआईटी का कि आईआईटी का सिलेबस एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। एप्लीकेशन आएगा उसके ऊपर। एप्लीकेशन तो विज्ञान पढ़ने का मतलब यही है। विज्ञान पढ़ने का मकसद यही है कि अगर मुझे मटेरियल प्रॉपर्टी मैंने अपने बच्चे को सिखाया है कि ये सब्सटेंस है, इस मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है, इसका कोई गुण है, तो वो गुण इस व्याप्त ब्रह्मांड में वो देखे, चीज़ों को समझे। जब समझेगा तभी उसको अप्लाई कर पाएगा। और समझने की इस प्रोसेस में जब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक बार डिलीवर की जाती है, जब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ डिलीवर की जाती है तो कम्युनिकेशन फेलियर, कभी भी कम्युनिकेशन 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर बच्चा एक विषय पढ़ता है, दूसरा विषय पढ़ता है, तीसरा विषय पढ़ता है, और उस विषय के बाद विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स जब वो शाम को घर जाकर प्रैक्टिस करेगा या हॉस्टल में बैठ के प्रैक्टिस करेगा, तब तक कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। वो करने लगता है, वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। एक सवाल नहीं होगा, उसकी एक शंका का निवारण नहीं होगा, दूसरी शंका सामने आएगी, तीसरी का। अगर निरंतर 2-3 शंकाओं का नहीं हुआ तो बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट टूट जाता है। उस दिन का काम रुक जाएगा। उस दिन के काम रुकने के बाद 2 दिन का काम एक्यूमुलेट हुआ तो उसके बाद तो टीचर सुपर फास्ट की तरह चल रहा है। यहाँ घंटों में कोर्स नापे जाते हैं, सिलेबस कंप्लीशन के डिस्कशन होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जी, ये विषय आपके बोर्ड के लेवल पे हो जाएगा, कोचिंग के लेवल, आपके कंपटीशन के लेवल पे हो जाएगा। नो वन इज बॉदर्ड कि वेदर सब्जेक्ट वाज फिनिश्ड। टीचर हैज टू गिव द एग्जाम और स्टूडेंट विल गिव द एग्जाम। परीक्षा में विद्यार्थी बैठेगा कि अध्यापक बैठेगा? ये डेली मेरा डेमोन्स्ट्रेशन है कि मैं यहाँ बैठ के जो है वो यहाँ एग्जिबिट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ कि भाई मैं क्या जानता हूँ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा बच्चा क्या मुझसे सीखेगा। और सीखना साथ चलने जैसा है। जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, एक बच्चा चाहे कितना भी आईक्यू से शार्प हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसके साथ लग के पढ़ाना पड़ता है। उसके सेल्फ स्टडी में उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उस बच्चे को क्या शंकाएं हो रही है। इंश्योर करना पड़ता है क्या उसने अपने असाइनमेंट सॉल्व किए कि नहीं किए। और इस सारे काम को समय लगता है। यही वजह है कि सुपर 20 रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। जरूरी नहीं सब जगह रेजिडेंशियल व्यवस्थाएं हैं। जिन घरों में व्यवस्थाएं अच्छी हैं और अध्यापक से अध्यापन का समय बढ़ाया जा सकता है, टीचर के कॉन्टेक्ट का समय बढ़ाया जा सकता है। पर सुपर 20 रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसमें इसीलिए रेजिडेंशियल है कि सुबह से बच्चा शाम तक अध्यापक के साथ बैठ के काम करता है और इस काम के साथ उसके सीखने के प्रोसेस में ग्रोथ होती है। बहुत सारा मैनेजमेंट में नहीं जानता हूँ, पर मैं एक विषय वस्तु विज्ञान के छात्र के नाते जानता हूँ कि द थिंग which is not measurable, that is not manageable। यानी दिन प्रतिदिन जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको अगर हम मेजर नहीं कर पाएंगे, उसको नाप नहीं पाएंगे ठीक से, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही साइंटिफिक इवैल्यूएशन सिस्टम चाहिए। बच्चा भावनात्मक तौर में क्लास में बैठता है, अगर टीचर से कन्विंस्ड है तो उसको फिर डाउट आना बंद हो जाता है। जो टीचर कहता है वही सही है। क्षमा चाहिए। तो जब विद्यार्थी इस कार्य में लगा होता है तो उसके साथ हमें देखना होता है कि बच्चा सीख रहा है, कितना सीखा है। रेगुलर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। रेगुलर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड एंड इन दैट टेस्टिंग इवैल्यूएशन सिस्टम, इन दैट टेस्टिंग इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी इन दिस वे। You must be able to analyze the few property of the student, how he learned concept, how he learned the concept. Second point, how he assimilated, whether he is able to apply the things or not. Some aptitudinal question is there in IIT में। एक तथ्यात्मक बात है जो आप सबसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि IIT का पेपर जो होता है, IIT JEE, कहने को तो बहु वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पर ये प्लेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें 4-5 प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाते हैं।
single correct answer, more than one correct answer, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ये डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट टाइप के एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं। और अलग अलग सेक्शन की पेपर में एनालिसिस से हमें मालूम होता है कि विद्यार्थी सब्जेक्ट में पीछे है या उसके किसी एप्टीट्यूड में दिक्कत है। अगर उसके एप्टीट्यूड में दिक्कत है तो उसको एप्टीट्यूड करेक्शंस के सेशंस की जरूरत होती है। ये जब हम मेजर कर पाएंगे तभी इसको हम दे पाएंगे। तो इसके लिए इवैल्यूएशन सिस्टम में हमें सेक्शन वाइज एनालिसिस की किस सेक्शन में बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, किस में नहीं किया है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑब्जेक्टिव पेपर बड़ा एंटाइसिंग होता है, इसीलिए आपने कॉमनली लोगों को कहते सुना होगा बड़ा आसान होता है। दुनिया में ऑब्जेक्टिविटी कभी आसान नहीं होती। आपको कहा जाएगा सामने वाली दीवार पर एक बॉल फेंकना है, कोई भी फेंक देगा। कहा जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेंकना है, शायद ये लोग होंगे जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेंक पाएंगे। ये डिफरेंस है सब्जेक्टिविटी का और ऑब्जेक्टिविटी का। सब्जेक्टिविटी का मतलब इतनी बड़ी दीवार है कहीं भी फेंक दीजिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि ये द के ऊपर आपका बॉल लगना चाहिए जो है। तो कैसे ऑब्जेक्टिव आसान हो सकता है? एंटाइसिंग होता है, ये मनोबल को बढ़ा देता है कि लगता है उत्तर तो सामने है। सब्जेक्टिव जब लिखना पड़ता है तो लगता है कि जब कुछ नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या, इसमें तो टिक करना है। पर अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो परिणाम ऐसा नहीं होता जैसा हम पेपर देते समय सोचते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ जिस आईआईटी के लिए मैंने शुरू में बताया कि 150 गुना ज़्यादा लंबा चौड़ा बिजनेस है और आईआईटी के बजट से बड़े कोचिंग सिस्टम है। ऑलमोस्ट 13 लाख बच्चा अगर पेपर लिखता है तो उसमें से मैं कहता हूँ आपको, बहुत ढीले से कहके मतलब खुले से मैं आपको कहता हूँ 12 लाख बच्चा तो हर सूरत में किसी न किसी सपोर्ट पे है। चाहे वो किसी रिनाउंड कोचिंग की सपोर्ट पे हो, चाहे किसी टीचर इंडिविजुअल टीचर की सपोर्ट पे हो, पर वो कोचिंग और ट्यूशन के सपोर्ट पे है। इसके बावजूद भी इस एग्जाम का प्रदर्शन मैं बता देना चाहता हूँ कि रैंकिंग क्या होती है। और जो डाटा मैं दे रहा हूँ आईआईटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। 2012 में लोएस्ट स्कोर था -70। Lowest score in the IIT JEE for which a student has been trained for 2 years, sometimes 3 years. The student has lowest score was -70 और मैं कहता हूँ बुद्धिजीवी अगर पेपर खाली छोड़ के आता तब भी 0 होता। अगर वो कोई ऑब्जेक्टिव हिट नहीं करता तब भी वो 0 होता। अब सोचिए जब ग्रेडेशन में थोड़ा सा रैंकिंग ऊपर वाले नंबरों में बताता हूं जिससे आपको अंदाजा आएगा कितना बच्चा 0 और 70 -70 के बीच में लाई करेगा। पेपर जनरली 450 से 480 मार्क्स के बीच होता है। कभी 22 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन एक टेस्ट में आते हैं। 2 पेपर होते हैं आईआईटी के, तो 450 के इर्द गिर्द पेपर होता है आईआईटी जेईई का जो है। और 450 के इर्द गिर्द जो परीक्षा होती है उसमें टॉपर 2006 के बाद जब चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, अच्छे बच्चे जब ग्रूम होते हैं 85 से 95% के बीच होता है। 85% पे भी टॉपर होता है, कभी 90 पे, 92 पे, यानी 85 से 95 के बीच ऑल इंडिया रैंक 1 लाई करता है। और टॉप 10 होते होते 15% मार्क्स का मार्जिन आ जाता है ऑलमोस्ट। अगर मैंने 85 से 95 कहा तो ये आपका घटके जो है वो आपका 70 से 80 के बीच आ जाएगा जो है। 10 रैंक आते आते जो है 500 रैंक आते आते परसेंटेज घट के 70% पे आ जाती है। यानी 70% जिस बच्चे ने स्कोर किया है एग्जाम में उस बच्चे की रैंक कहीं टॉप 500 में होगी। उस बच्चे की रैंक कहीं टॉप 500 में होगी। और जो मेजर चंक है 500 बच्चे टॉप निकाल दें तो 9500 सीट का एडमिशन होता है, तो ये 9000 बच्चे कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। ये 9000 बच्चे उस 65-70% से लेके 35 से 45% के बीच होते हैं। पिछले 6 साल का 2006 के जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आया तब से सारे कट ऑफ, सारे मार्क्स आईआईटी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो जो मिनिमम स्कोर है, जो स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग इनटू आईआईटी, जो बच्चे आईआईटी के अंदर जाते हैं उनका मिनिमम स्कोर कहीं 35% से 45% के बीच मूव करता है 2006 के बाद से। पहले की परिस्थिति और खराब थी, मार्क्स के मामले में पहले की परिस्थिति और खराब थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 35% से लेके 55% तक के बीच, 35% से लेके 55% तक के बीच आपका 9000 बच्चा आ गया। और उस 35% से नीचे है
आपके 13 लाख में से 12,90,000 बच्चा 35% स्कोर से लेके -70 मैंने आपको मार्क्स बताया। तो आप देखिए बच्चा कहाँ होगा, 0 से 70 के बीच कितने बच्चे होंगे। तो मैंने कहा था, ये बात मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर एंटाइसिंग होता है, देख के लगता है कि अरे 4 आंसर हैं, ये भी होगा, लगता है कि ये भी होगा, इसमें से अटेम्प्ट कर देते हैं। टॉपिक देखा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद लगता है मैंने सारा अटेम्प्ट कर दिया। मैं पूरे होश हवास में अपने पूरे अनुभव से कहना चाहता हूँ, जिस विद्यार्थी ने 100% अटेम्प्ट किया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भगवान मालिक उसकी सिलेक्शन कर। ये मेजर डिफरेंस होता है। जो बच्चा एग्जाम लिख के आएगा कंपटीशन का ना, जो नाप तोल के आपसे बात करेगा कि इतना रह गया उतना हो गया, यानी उसने नाप तोल के किया है। जिसने सीधे ओएमआर शीट देखी, क्वेश्चन देखा कि 4 आंसर इसमें से ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो रोकते रोकते भी जो है ना, रोकते भी जो है वो नहीं 100 तो 80-90 तो मार ही देता है जो है। और जिसने 90 मारा, जिसने 100 मारा, अगर वो ऑल इंडिया रैंक 1 का कंपटीटर है तब तो ठीक, यानी उसकी तैयारी इस परिस्थिति में है कि वो विषय को इतने अच्छे से जानता है कि हर एप्लीकेशन से, हर पॉइंट से वाकिफ है, और हर सब्जेक्ट, हर प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया है। अगर हर चीज अगर उसकी इस तरीके से डिफाइंड है, देन इट इज फाइन। इफ नॉट, देन उसके सिलेक्शन में भगवान। तो सबसे बड़ी चीज वही आपको बता रहा था कि स्कोर कहाँ है, और ये इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस बेवकूफ बना रहा है सारे सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम बेवकूफ बनना चाहता है। हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा IIT चला जाए, पढ़े नहीं उसका बच्चा जो है, उसकी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी, मार्केट कैसे जाएगा, भोंदू हो जाएगा। 2 साल आप मुझसे पूछिए, जब मैंने पहली दफा बच्चों को बताना शुरू किया सुपर 20 क्या है, मेरे बच्चे 8 साढ़े 8 घंटे डेली क्लास में बैठेंगे, सुबह मॉर्निंग 5 बजे इनकी प्रेप होगी, इवनिंग 10 बजे तक का शेड्यूल होगा, 10 से 6 सोएंगे, ये फिक्स सब टाइम शेड्यूल होगा। फिर बच्चा तो डब्बा हो जाएगा। तो मेरी जिंदगी तो ऐसे डब्बों को देखते हुए जो दुनिया को डब्बा बनाते हैं। ये मोबाइल सबके हाथ में बजता है, दुनिया में आपको लगता होगा चारों तरफ सब जो लोग हैं जुगाड़ कर रहे हैं, जो है थोड़ा सीख लिया काम चल गया, पर ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? ये डेली जो इतनी बड़ी, इतना भी फ्लफी में कंप्यूटर जो है वो 35 GB का होता था, और आज तो 35 GB के मोबाइल में कार्ड लगते हैं। कोई तो होगा जो इस बात को पहचानता होगा कि इतना भारी डाटा इतने छोटे से स्पेस में कैसे घुसेगा। ये जुगाड़ से नहीं होता है। विज्ञान प्रकृति को सूंघना है, ये साधना है, और प्रकृति को नापने का प्रोसेस ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। जो हमारे टोटलर स्टार्ट हुए, जो भविष्य में कभी कोई टेक्नोक्रेट होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे अगर अपनी मंजिल को पहुंचेंगे तो इस दुनिया को डिजाइन कर रहे होंगे जो है। तो इसके लिए वो बड़े अंदर से शांत होने चाहिए, बड़े रिग्रेस नाप तोल में होने चाहिए। अगर सब चीज़ों को देखेंगे तो हाँ, हो सकता है मंच मेंटेन करें, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा तंग किया है कि कोई बिजनेस नहीं, क्योंकि सामाजिक सरोकार जो होते हैं चीज़ों को आप देखेंगे कि इससे बड़ा ब्रेन ड्रेन क्या है, इससे बड़ी खराब परिस्थिति क्या है कि जिस IIT ट्रेनिंग और इस चीज़ों को लेके हम देखते हैं 80% टॉप बच्चा आपका IIT से इंजीनियरिंग करता है, IIM चला जाता है। क्या करेगा IIM जाके? मैनेजमेंट। व्हाट दिस मैनेजमेंट इज कि प्रोग्राम को रेगुलेट करेगा, चीज़ों को देखेगा कि ये खराब हो जाएगा तो ठीक कैसे कर देंगे। इतने मोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है वो तो उसको मैनेज करने के लिए पैदा हुआ है, वो उसको सीखने के लिए ट्रेंड है जो दिखता ही नहीं है, और उसको आपने इतने हल्के काम पे लगाया है। फ्रस्ट्रेशन थी, टेक्नोक्रेट्स की फ्रस्ट्रेशन थी कि जिस इंडस्ट्री में IIT का इंजीनियर है, उस दर्जे का इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको एक BA पास सुपरवाइजर होता था, वही मैनेजमेंट में चला जाता था। उनको लगा कि बड़े बेवकूफ हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया, इतनी बड़ी चीजें चलती हैं, और ऑर्डर कौन दे रहा है? जिसको इसकी टेक्निकल समझ नहीं है, जो बिजनेसमैन को सुबह शाम नमस्ते करना जानता है। टेक्निकल एरोगेंस अपने आप आ जाती है। सब लोग जब अंतर्मुखी होते हैं ना, जब लोग अंतर की तरफ देखना शुरू करते हैं, अंतर्मुखी होने के बाद कुछ एरोगेंस आ जाता है, क्योंकि उस काम बाहर से हटना होता है। इस दबाव ने सारी चीज को बिजनेस
और सारी चीज़ को बिजनेस मैनेजमेंट बना दिया। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बच्चा आईआईटी में रिसर्च नहीं कर रहा है। जो बच्चा ब्रेन ड्रेन हो गया, किसी कंपनी में अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, हम यहाँ तैयार करते हैं, देश पैसा खर्चता है, दूसरे लोग समझते हैं कि ये जो है ये मैनेजमेंट के लिए नहीं, मैनेजमेंट के लिए तो और भी लोग काफ़ी है। मैनेजमेंट में अंदर से मजबूत आदमी चाहिए जो किसी परिस्थिति में पानी डाल दे, जो है कहे सब ठीक हो जाएगा। और वो इतने स्किल्ड लोगों को ये सिखाया जाता है कि पहचान लेना, क्योंकि वो नाप पाएंगे, पहचान लेना कहाँ से पानी गिरेगा जो है, और सब पे डाल देना एक लोटा पानी का, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब एक इंजीनियर जो अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियर है, और मैंने तो आपको कहा कि आईआईटी के बच्चे आईआईएम जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं और अपना टेक्निकल काम छोड़ के बिजनेस से रिलेट करते हैं। आईआईटी के एलुमनाई लिस्ट देखिए, पुराने लोग टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है। यहाँ तक तो मैं इस बिजनेस के लोगों को मैं मानता हूँ कि जब ज्ञान होगा तो अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप है। पर पिछले 20 साल का, 30 साल के लोगों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सब कोई सीईओ है, कोई फंड कंपनी का सीईओ है, कोई इंश्योरेंस बेचना सिखाता है, कोई सिखा रहा है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी कैसे डिजाइन होगी, उसके टेक्निकल चीज को उठा के जो है वहां के वहां लगाया। दुनिया की साइंस की ग्रोथ पता नहीं कहां होती जो है। तो ये सारी परिस्थिति क्या है कि सामाजिक सरोकार और ज्ञान का रास्ता, सामाजिक सरोकार और ज्ञान का रास्ता। समाज बहुत रिस्पॉन्सिबल है सब चीज के लिए। ये इंटेलेक्चुअल वेस्टेज है। अगर आपके सोसाइटी का एक बच्चा इतना कैलिबर में था, पढ़ के आईआईटी गया, तो उसे टेक्निकल काम करना चाहिए। एंकरेज कीजिए कि पैसे की जरूरत नहीं, बेटा पैसा तेरे पीछे पीछे आएगा। अगर मैं यहाँ मेहनत करता हूँ, मैंने जिंदगी में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था सर, मेरे फादर यहाँ इंडस्ट्रियल लेबर थे एंड he was not able to give me the proper fees and the things। मैंने पढ़ाना शुरू किया इस बात से लेके कि मेरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मेरे पढ़ाने का लेके जो है वो कोचिंग की चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, इस चीजों को लेके मैंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाते पढ़ाते जब ये मेरा करियर हो गया, मैंने प्रोफेशनली इसकी हाइट को देखा और प्रोफेशनली देखा कि यहाँ ज्ञान के लिए ज्ञान तैयार होता है, पर इस ज्ञान का बिजनेस होता है खाली जो है। इस चीज ने हमें इस बात को बाध्य किया कि अगर अबव अवेरेज बच्चा डेडिकेटेड है और वो डेडिकेटेड बच्चा अगर इस प्रिपरेशन में लग सकता है, तैयारी कर सकता है, तो इस तैयारी के बाद जो है वो अपने रिजल्ट को जरूर अचीव करेगा। और ऐसा बच्चा जो मेहनत करना सीख जाएगा, सोशली ईमानदार हो जाएगा, वो बच्चा जरूर कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी को और सिस्टम को। मैं पर्सनली अपने जीवन में समाज का बड़ा योगदान मानता हूँ। शायद मैं नवोदय नहीं गया होता तो आज यहाँ नहीं होता। नवोदय सरकार का संस्थान है, पर इस भारत सरकार के संस्थान में पैसा तो सामाजिक सरोकारों का है, आप लोगों के दिए हुए टैक्स का है। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ कि जो सीखने और सिखाने का कार्यक्रम है, जो विद्यालयों में जनरली पढ़ाना होता है, उससे हटके सिखाना जरूरी है। और इसके लिए समय की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, और इसी से परिणाम सुनिश्चित होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं सुपर 20 प्रोग्राम इज फॉर 100% सिलेक्शन इन IIT JEE, इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक, डेडिकेशन और मेहनत से इस चीज को इंश्योर कर लेना कि जब कंटेंट ऐसा है और रिजल्ट 60% पे है तो 60% पे नहीं होगा। नाप लेना कि हर बार बॉल 60% से ऊपर जाती है तो एक यहाँ इंश्योर होता है। दूसरा ऐसा रास्ता है जिसे मंच पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो शायद दूसरे रास्ते के लिए मैं नहीं कहता हूँ, मैं पहले रास्ते पे फर्म हूँ और मैं जानता हूँ कि ये ट्रेनिंग 100% सिलेक्शन इंश्योर करती है। और ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे को तैयार करना। बच्चा होता है सर, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो, चाहे वो मध्यम हो, ये सारी चीज़ें अलग अलग एप्टीट्यूड की हैं जिसको कि हमारा टीचिंग सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा सिर्फ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का है वही बच्चा है। समाज की बड़ी सारी ज़रूरतें हैं और इसी तरीके से समाज में उपलब्ध बच्चे जो आगे जाके समाज बनता है, उन सब के
अपने अपने पोटेंशियल हैं, अपने अपने इन्नेट पोटेंशियल, हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। सबको घसीटने की ज़रूरत नहीं है, सबको इंजीनियर ज़बरदस्ती से बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो बच्चा इस काम में मन से लगना चाहता है, मन से इस काम को करना चाहता है, उस बच्चे को ढूंढना, उस बच्चे को सिखाना है। और सीख के 2 साल की रिवर्स, बड़ा लंबा समय होता है 2 साल, इसके लिए बच्चे का डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और डेडिकेशन आएगा कैसे? डेडिकेशन आएगा उसका अपने गोल से प्रेम होने से। गोल से प्रेम कैसे होगा? जब उससे जुड़ेगा। और अगर वो जुड़ने के बीच का अध्याय क्या है? पैसे के लिए जुड़ेगा तो मैं समझता हूँ पैसे के लिए इतना हार्डकोर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैसा अगर बच्चे को, किसी अभिभावक को अगर पैसे चाहिए तो बच्चे को साइंस ना पढ़ाए। मैं यहाँ से नम्र निवेदन करता हूँ कि पैसों के लिए साइंस ना पढ़ाएं। बिजनेस करेगा, अच्छा कमाएगा, दिमाग में ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी तो कन्फ्यूजन कम होंगे। कन्फ्यूजन कम होंगे तो इस बात से बहुत स्ट्रिक्ट होगा कि मेरा काम सिर्फ प्रॉफिट देखना है। जो आदमी बहुत सारी चीज़ों को जानता है, बहुत सारी चीज़ों को समझता है, अगर मन से समझता है तो उसमें बहुत सारे इफ बट होते हैं, बहुत सारे एथिकल कन्फ्यूजन होते हैं। और इतने रिफाइंड प्रोफेशनल्स को तैयार करके बिजनेस के लिए तैयार मत कीजिए। और ज़रूरी है इसके लिए कि बच्चे पढ़ें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। मैं पुनः सारे गेस्ट का, बच्चों का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना ध्यानपूर्वक सुना। किसी भी विद्यार्थी, किसी भी अभिभावक, किसी भी अतिथि के मन में IIT को लेके या इस शिक्षण व्यवस्था को लेके किसी भी किस्म का कोई संशय है, अगर वो पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बच्चा 95% और 100% के बीच है तो उससे नीचे वाला बच्चा जो उस बोर्ड में अपीयर हुआ है वो IIT के लिए एलिजिबल नहीं है। पर मैं यहाँ एक और चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि IIT का सारा जो प्रोसेस हुआ है, इसमें सारे स्टैटिस्टिकल डेटास को देख के इस बात को देखा गया है कि जनरली 95% स्टूडेंट जो IIT में जाते हैं पहले से ही जो है वो बच्चे टॉप 20% में आते हैं। मैं ये इतनी बात इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूँ कि मैंने साल भर इस प्रोसेस को बदलते हुए देखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेके IIT के गलियारों तक की मीटिंग्स चलती रहीं, 1 बार 2 बार 3 बार कि प्रोसेस को कैसे बदला जाएगा। और बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी थी इस बात में कि IIT ने एक्सेप्ट नहीं किया कि जो बच्चा IIT में इंटेक जिसका होगा उसका टेस्ट कोई दूसरी एजेंसी इंडिया में लेगी, क्योंकि उनको किसी और दूसरी एजेंसी पर उतना भरोसा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जब कोई प्रोग्राम डिज़ाइन होता है तो आप देखेंगे कि नए प्रोग्राम में 2 टायर टेस्ट है। 2 टायर टेस्ट का मतलब पहले एक टेस्ट होगा जो पहले AIEEE होता था उस जैसा, और उस जैसा नहीं, एग्जैक्टली वही टेस्ट है, नाम बदल गया है। जो एजेंसी AIEEE कनेक्ट करती थी, AIEEE कनेक्ट करती थी CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड ही JEE मेंस जो पहला टेस्ट है वो कनेक्ट करेगा, सेम पैटर्न पे करेगा, कोई चेंज नहीं है। पहले AIEEE के लिए और IIT के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता था, अब एप्लीकेशन ज्वाइंट हो गया है। डायरेक्ट एप्लीकेशन IIT के लिए नहीं है। और इस 20% को उन्होंने एडमिशन के लिए क्राइटेरिया तो बनाया है, पर उन्होंने एलिजिबिलिटी टू टेक द एडवांस नहीं बनाया है। वो क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि वो जानते थे इस बात को लेके कि एक ऐसा बोर्ड का जोड़ने का बड़ा दबाव था कि बोर्ड के मार्क्स जोड़े जाएं, बोर्ड के मार्क्स जोड़े जाएं जिससे स्कूल की सिस्टम में एनर्जी आए, स्कूल का सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सीनियर सेकेंडरी साइंस को लेके। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत थी जो इस बात को सामने के तौर पे दिखाए और ये बता पाए कि ये जो रूमर है कि बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया कि बोर्ड में फेल हो गया, ये रूमर कैंसिल हो जाए। क्योंकि मैंने पहले पक्ष में कहा कि ये बाजार की कुछ बातें होती हैं जिससे कि ऐसा रहा। तो ये जो बोर्ड का 20% है, आप सोच के देखिए कि अगर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 है और रियली अगर IIT में स्कोर करने वाला बच्चा अगर बोर्ड में स्कोर नहीं कर पाता तो IIT को इस बात का भरोसा है कि उसने देश में से बेस्ट बच्चा सेलेक्ट कर लिया है कि ऑल इंडिया रैंक 1 उसके टेस्ट में है, और वो बच्चा टॉप 20 में नहीं आएगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ये अभी प्रोसीजर है।
तो इतना भयंकर या इतना बड़ा स्टेप आईआईटी कैसे ले सकती थी? अगर लेती तो बोर्ड के बेस पे ही कर लेती, जैसे AIEEE और बाकी चीज़ों बोर्ड का वेटेज उन्होंने लिया है। ठीक है सर, तो ये AIEEE के बाद जो टॉप 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे वही सेकेंड स्टेप IIT JEE एडवांस देंगे, और उसके लिए एलिजिबिलिटी जरूर 20% है, पर इसके लिए बहुत ह्यू एंड क्राई की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, जो बच्चा IIT के 13 लाख में से 10,000 में आएगा, 95% बच्चा, मेरा नहीं पूरे IIT सिस्टम का विश्वास है कि टॉप 20% में आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो रैंकिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल है। एक तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी एकेडमी में जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो उनके मिनिमम मार्क्स परसेंटेज क्या होनी चाहिए? दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि एक CBSE पैटर्न एक हरियाणा बोर्ड से है एफिलिएटेड, तो इन दोनों में सिलेबस में कोई अंतर है या NCR जैसे आपने बताया, इनमें आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा इस बात को लेकर कि हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है वो राष्ट्रीयकृत हो गया है, और आज से नहीं, मेरी समझ से 10 साल पहले से ही हो गया है कि जो सिलेबस है NCERT में वही उसमें है। एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है, सेमेस्टर सिस्टम करके 2 हिस्सों में बांट दिया है उन्होंने, तो कोई फर्क नहीं है 10वीं तक, चाहे बच्चा हरियाणा से पढ़ा हो, चाहे 12th भी चाहे हरियाणा बोर्ड से पढ़े, चाहे CBSE बोर्ड से पढ़े, सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं। रहा एक प्रश्न आपने पूछा कि मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चा जो आएगा, मुझे एक लॉजिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट लेना होता है। उस लॉजिकल एप्टीट्यूड के टेस्ट में अगर बच्चा चीज़ों को समझने लायक है और उसका अपने करिकुलम में नॉर्मली फर्स्ट डिवीजन में बच्चा रहता है 60% में, जिसको हम अबव एवरेज कहते हैं, वो बच्चा हमारे यहाँ स्वीकार्य होता है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि जो बोर्ड ये नॉर्मल जो 90% का स्कोर है, ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 10th के बाद। करिकुलम एंटायरली डिफरेंट है, पढ़ने का तरीका अलग है। तो बहुत सारे बच्चे, मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, सुपर 20 का जो हम टेस्ट लेते हैं दोनों मीडियम में लेते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसलिए लेते हैं विशेष तौर पे कि ग्रामीण बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हो पाए और ये अवेयरनेस को बढ़ा पाए। जो है शहरी बच्चा तो जो है वो ज़्यादा अवेयर होता है और ज़्यादा डिसीजन में अपने आप जो है इंडिपेंडेंट भी होता है। और सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, सुपर 20 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पिछले सालों में, आप कुछ बच्चों का आपने ओपिनियन भी देखा होगा, इक्वली गांव से भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, शहर से भी हुए हैं, क्योंकि हमने एप्टीट्यूड को तरजीह ज़्यादा दी है। और इंटरव्यू में इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चा पुअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है उसको थोड़ा सा लिफ्ट हो, उसका वेटेज डिफाइंड है, 5% का वेटेज हम उसको देते हैं। और इससे मैं आपको और एक चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि इससे ऐसा नहीं होता है कि बच्चा रिजर्व कैटेगरी की तरह रिजर्व हो जाता है। जो बच्चा हिंदी बोलते हुए आता है, 2 महीने उसको अंग्रेजी सीखने में लगते हैं, और वो मेरे अपने टेस्टिंग प्रोसेस में, इन हाउस टेस्टिंग प्रोसेस में 2, 3, 4 महीने के बाद वो इक्वली स्कोर करता है उन्हीं बच्चों के साथ जो 10 CGPA वाले हैं, शहर के टॉप स्कूल से आए हुए बच्चे, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से। क्योंकि लॉजिकली चीज़ों को समझना और उस पर वर्कआउट करना उससे डिफरेंट है। स्कूल सिस्टम के जो मार्क्स हैं, मुझे खेद के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि ये मुझे एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि मैं टेस्टिंग प्रोसेस में होता हूँ, तो टेस्टिंग प्रोसेस में एक बात को इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा 10 CGPA वाला है या जो बच्चा 9 CGPA से ऊपर है, वो सिंसियर है अपने एजुकेशन में, वो सिंसियर है अपने करियर में, वो डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। इसके अलग मैं एक वाकया अक्सर अपने मिलने वालों से, जो पेरेंट्स आते हैं उनसे शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा खेद होता है इस बात को लेके। आज इस बार तीसरे साल का इंटरव्यू हो गया और 3 साल में मिला के हमने टेस्ट के बाद सिलेक्टेड बच्चों का ऑलमोस्ट जो है 300, पिछले साल 300 इस साल, पहले साल 100 बच्चों को इंटरव्यू किया था, तो ऑलमोस्ट 700 बच्चों को इंटरव्यू किया। 700 बच्चों में से 70 बच्चा इस परिस्थिति में नहीं था जो इस बात का जवाब दे ठीक तरीके से कि 7 मजदूर एक काम को 5 दिन में करते हैं, तो 3 दिन में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। उनमें से जो बच्चा 300 में सेलेक्ट होके आया था अपने अपने साल में,
जो 5000 बच्चा 4000 बच्चा पूरे हरियाणा में टेस्ट में बैठता है, उसका टॉप 300 था। पहली साल करीब 1500 बच्चा करीब बैठा था, उसका बच्चा 100 बच्चा टॉप 100 बच्चा था। जो बच्चे सेलेक्ट होने के बाद सुपर 20 में हैं वो 10 CGPA के हैं मैक्सिमम। तो कहने का मतलब मेरे वो बच्चे भी उस समय उसके अंदर शामिल थे जो ये बात नहीं बता पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्शन नहीं है, उनको यूनिटरी मेथड सिखाया गया है, उसका एक सेट पैटर्न है, कैलकुलेट किया। हैरानी की बात ये थी कि कुछ बच्चों को यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आया। जिनको आया उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर 7 लोग एक काम को 5 दिन में करते हैं, और उनके कैलकुलेशन से आया कि 7 लोग 5 दिन में करते हैं, एक करेंगे 5/7 और 3 दिन में करेंगे 15/7, तो समवेयर अराउंड 2-2.5 आदमी आ जाएंगे। जो उनको ऐसा भी नहीं लगा कि 2.5 आदमी का उत्तर अगर मैं देता हूं तो 5 से कम आदमी कैसे चाहिएगा। वो अपने आंसर को लेकर फर्म भी थे, यानी वो इतना तक भी नहीं सोच पा रहे थे। तो ये बेसिकली क्या है कि स्कूल लर्निंग में हमने सोचना बंद कर दिया है। जो अध्यापक और विभिन्न स्कूल के जो है वो प्रिंसिपल्स हमारे सामने हैं, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि विज्ञान और मैथमेटिक्स पढ़ाने में बच्चों को सोचने पर थोड़ा जोर दें। गलत सोचेगा कोई बात नहीं, मार्क्स घट जाते हैं सोचने से। कैसे घट जाते हैं इसका मैं एक वाकया कोट करता हूँ। इटली में 60 के दशक में, जो 1960 के दशक में इटली में चैपलिन सेकंड शो होता था। चैपलिन सेकंड शो क्या था कि चार्ली चैपलिन जो दुनिया के सबसे मशहूर कलाकार थे और कॉमेडियन थे, उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि पूरी दुनिया में कंपटीशन होता था कि सारे कॉमेडियन बुलाए जाते थे कि भाई चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करेंगे वो लोग, और उनमें से जज का पैनल जूरी जो है वो सेलेक्ट करेगा कि हु इज चैपलिन 2 फॉर दैट ईयर। तो 60 के दशक में एक बार चार्ली चैपलिन साहब को लगा कि ये इतने सालों से प्रोग्राम जब बहुत ही फेमस हो गया, पूरी दुनिया में वो कंपटीशन बड़े अच्छे से ट्रीट होने लगा, तो उनको लगा कि मुझे भी चल के देखना चाहिए कि ये लोग कैसे इवेलुएट करते हैं। और चार्ली चैपलिन उसमें कार्यक्रम में चले गए एज एक्सपेरिमेंट। पहचाना न जाना स्वाभाविक इसलिए था कि सब लोग उसी कॉस्ट्यूम में उसी गेस्चर में होते थे, तो कोई इतना बारीकी से देखेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चैपलिन 1 जिसकी रेप्लिका को ढूंढने के लिए चैपलिन 2 होता था, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड एज चैपलिन 2। अब मैं यहाँ रीजन बताना चाहता हूँ, टीचिंग का रीजन जो है, मैंने कहा कि जब बच्चा सोचना शुरू करेगा तो स्कोर घट सकता है, 100% नहीं रहेगा। कि जो सोचेगा वो गलती भी करेगा, गलती करेगा तभी सही सोचेगा। सही सोचता रहे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जब से माएँ इंजीनियर पैदा करना शुरू कर देंगे तभी से ये संभव हो पाएगा। पर मुझे लगता है कि दुनिया में सारे वीर, अलग अलग विधाओं के वीर यहीं पैदा होते हैं, यहीं सीखते हैं। और जो जितनी गलती करके अपनी गलतियों को करेक्ट करता है वही सीखता है। और गलती न करे इस प्रोसेस में, हमेशा ही रेड कार्पेट पे चले, गलती करेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे। तो उस सारे प्रोसेस में हुआ क्या कि चैपलिन साहब को इस बात का गुमान था कि आज दूसरा कौन होगा। मेरी रेप्लिका ढूंढ रहे हैं और मैं एक्सपर्ट हूं इस काम का, और मैं ओरिजिनल, बिकॉज द एक्टर हु वाज नेचुरल ही वाज ओरिजिनल। बाकी लोगों ने जो परफॉर्म किया वो एक बहुत ही रिहर्सल था, 100 टाइम्स रिहर्सल था। चैपलिन साहब कैसे कैप घुमाते हैं, कैसे बेंच घुमाते हैं, कैसे मूव करते हैं। पर चैपलिन जब वहां उनको लगा कि आई शुड डू चैपलिन इज डूइंग, वो नेचुरल एक्ट वैसा नहीं था जो पहले वाले एक्ट से मैच हो जाए, क्योंकि नेचुरल कॉपी नहीं होती है। नेचुरली आप कोई भी चीज बनाएंगे, कोई भी चीज नेचुरल आती है। मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद शहर मोतियों के लिए जाना जाता है, और हरियाणा से जाता था तो बहुत से लोग मोती के लिए कहते थे, तो मैं मोती के जोहरी के पास चला गया। और जोहरी भी खुशकिस्मती से हरियाणा की है हैदराबाद में। तो मैंने कहा कि सारे मोती एक जैसे क्यों नहीं मिलेंगे। कहा जी साहब जो नेचुरल है वो एक जैसा नहीं मिलेगा। हाँ, पर्ल सेल के मोती हैं जो सारे एक जैसे हैं, पर ये नकली है, क्योंकि पर्ल सेल के हैं। पर्ल सेल को फोड़ के मोती बनाया गया है, रंग इसका भी नहीं जाएगा। तो हम पर्ल सेल के मोती बनाने के प्रोसेस में लगे हैं। तो नेचुरल जो होगा, तो जब बच्चा सोचना शुरू करेगा तो गलती नहीं करेगा।
हो सकता है 100% स्कोर नहीं करेगा। मैंने बताया ना कि जिस एग्जाम से उसका भविष्य डिसाइड होगा, किसी स्केल से किसी बच्चे को नहीं उठाया कि रिजर्वेशन का बच्चा है ये आसानी से चला जाएगा, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। सीखेगा और हर बच्चा बराबर सीखता है और बहुत अच्छा करता है। कोई और प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चन? लड़कियों के लिए इसमें क्या प्राइस? सर, मुख्य अतिथि महोदय आ गई, इसके बाद आप मुझसे पूछिए।